व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे कंपनीज एक्ट को रिवाइज करने वाले, कंपनीज एक्ट का रिवीजन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी। मैं आप लोगों को यहाँ पे सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको इस अमेजिंग से अल्टीमेट सीए के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ मेरे करंट ऑनगोइंग बैचेस के बारे में, तो अभी हमारी एट नाउ 3 बैचेस चल रही है। एक है बेटा सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की फास्ट ट्रैक लॉ बैच, दूसरा हमारा सीए फाउंडेशन जून 24 की लॉ बैच, और तीसरा हमारी मई 24 की लॉ बैच यहाँ पे चल रही है। ये तीनों मतलब यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट मई 24 की यहाँ पे लॉ बैच चल रही है। तो ये तीनों लॉ की बैचेस है। इसके अलावा ऑडिट की भी बैच हमारी कमेंस चालू हो चुकी है, राइट। तो ये तीनों ऑनगोइंग बैचेस है। इसके अलावा सर बाकी सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। हमारा पहला सेशन होने वाला है कंपनीज एक्ट का। बढ़िया तरीके से कंपनीज एक्ट को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड देन फिर उसके बाद 4 सेशन अप्रॉक्स लगने वाले हैं कंपनीज एक्ट को रिवीजन करने के लिए। थॉरली रिवाइज हो जाएगा पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वहां पे रिप्लाई देके आपके डाउट को सॉल्व करवा दूंगा, राइट। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग से। इस एक्ट 2013 को हम लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों के पास मॉड्यूल होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाल के रखे हमारे नोट्स के, तो प्रिंट आउट भी आपके पास हो सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शन है, तो सर टोटल 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स है। क्या बोला मैंने, सभी लोग बताइए। 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स है। और ये सारे चीजों को डिवाइड किया गया है कितने चैप्टर्स के अंतर्गत, सर 29 चैप्टर्स के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। कितने चैप्टर्स के अंदर कवर हुआ है, 29 चैप्टर्स के अंदर इसको कवर हुआ है। सारे लोग बोलेंगे कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स है, जिसको हम लोगों ने कवर किया है 29 चैप्टर्स के अंतर्गत। सर कंपनीज एक्ट 2013 का एम क्या था, क्यों आखिर कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले ये इंप्रूव करता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। क्या कहा, ये इंप्रूव करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। दूसरी बात क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफाई करता है आपके रेगुलेशंस को। तीसरा, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को स्ट्रेंथन करता है। और उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग और क्लास एक्शन सूट्स के रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम प्रोविजन लाए गए थे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो मैंने क्या क्या बताइए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करता है, दूसरा रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, तीसरा माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को स्ट्रेंथन करता है, ज्यादा मतलब पावर देता है उन लोगों को। उसके अलावा बोल रखा है यहाँ पे जो विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स होते हैं, मतलब मान लो कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है और एम्प्लॉयज को वो फ्रॉड के बारे में, वो एरर के बारे में पता चल जाता है, तो वो विसल बजा बजा के, मतलब वो अपने हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकता है। उसे विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स कहते हैं। तो विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स या प्रोविजन फॉर द क्लास एक्शन सूट्स, तो ऐसे केस के अंदर ये दोनों केस में कंपनीज एक्ट क्या मदद कर रहा है क्या, यस सर बिल्कुल बिल्कुल मदद कर रहा है। अब मैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट अगर देखना चाहूं तो किस किस पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहला यहां पे सवाल बनता है कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंतर्गत या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत, इस कंपनी के अंदर आई है या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर आई है, तो हम लोग कहेंगे कंपनीज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला, सर दूसरा अगर मैं बातचीत करूं आप लोगों के साथ, इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा क्या बोला बेटा, बैंकिंग कंपनी। और चौथा क्या बोला, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए जल्दी से, पहला क्या बोला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा बोला बैंकिंग और चौथा बोला इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा, समझना कोई भी एनी अदर कंपनी है जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर भी हम लोग कंपनीज एक्ट लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट के ऊपर आईसीआई के, अगर आप यहां पे देखते हो तो ऐसे केस में आईसीआई के वहां पे लिखा है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करके। जैसे देखो आप यहां पे देख सकते हो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यहां पे लिखा हुआ है। तो स्पेशल एक्ट आया गया था क्या, हाँ सर स्पेशल एक्ट लाया गया था इसे फॉर्म करने के लिए। उसके अलावा सर ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या ऐसी कोई भी कंपनी जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इनके ऊपर एप्लीकेशन
एप्लीकेबल करवाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए तो नोटिफिकेशन के द्वारा क्या एप्लीकेबिलिटी करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं। चलो मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे के सारे लोग। सबसे पहले कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में, दूसरा बोला बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तीसरा बोला चौथा बोला स्पेशल एक्ट की कंपनी, और लास्ट में बोल दिया ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसके ऊपर अप्रूवल करवाएंगे या हम इसके ऊपर एप्लीकेबल करवाएंगे कंपनीज एक्ट को, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब अगर मैं बातचीत करूं आपके साथ तो सर ये इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये तीनों कंपनी का एक खास बात समझ लो आप, बात को एकदम जोरदार बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तीनों कंपनी से रिलेटेड खास बात। अगर इन कंपनीज का खुद का एक्ट, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA एक्ट है, वैसे बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट, फिर से इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में अगर घमासान युद्ध होता है तो जीतने कौन वाला है? सर इनका खुद का एक्ट जीतने वाला है। मतलब इनका कहना है कि अगर कहीं भी ऐसा होता है कि जहां पे प्रोविजंस, इनके खुद के एक्ट की प्रोविजंस अगर इनकंसिस्टेंट होती है कंपनीज एक्ट के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जीतेगा कौन? ऐसे केस में जीतेगा सर यहाँ पे खुद का एक्ट, ओन एक्ट यहाँ पे जीतने वाला है। कौन जीतने वाला है? बोलो, ओन एक्ट यहाँ पे जीतने वाला है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझे क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से हम लोग सारे चीजों को बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर। सर अब हम लोग बात करेंगे कौन से इसमें, बोलिए जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी का आखिर मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे खास डेफिनेशन तो बेटा यहाँ पे सेक्शन नंबर 220 ने देके रखा है। मतलब ये डेफिनेशन को पढ़ के ऐसे, मतलब क्या बताओ, 21 तोपों की सलामी दे दो ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 220 क्या कह रहे हैं, देखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी। अच्छा, कंपनी का मतलब क्या? कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंतर्गत या एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत। वाह 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 वाह, क्या डेफिनेशन है। आप सोच के देखो, मजा आया कि नहीं आया? बोलो हाँ सर मजा आया करके, है ना? बोलो ना, ऐसा मजा आया, है ना? कैसी भारी डेफिनेशन दी है बेटा। क्या आपने कभी ऐसी डेफिनेशन सोचे थे मन में भी? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा। देखो, तो वही तो है लॉ मेकर्स का जादू। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कि बोला गया है जो भी कंपनी इस एक्ट के, इस एक्ट मतलब कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 या एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है? कोई भी पुराना प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर अगर कंपनी आई होंगी तो हम लोग कह देंगे भैया कंपनी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। पुराने एक्ट में भी अगर कंपनी आई है तो उसको भी अपन लोग कंपनी कहेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है ना, या उससे पहले भी जो कंपनीज एक्ट होते थे उसके अंतर्गत भी अगर कंपनी बनी ना तो हम लोग कहेंगे बस यही वाली चीज है, मतलब बस इसी को अपन लोग कंपनी कह देंगे करके, है ना। अच्छा, एक और चीज है, इन्होंने प्रोफेसर हैने के डेफिनेशन को भी बहुत मान्यता दी है। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। मतलब प्रोफेसर हैने ने क्या किया मैं बताऊं क्या? जितने भी कंपनी के फीचर्स थे ना, सारे के सारे फीचर्स को इकट्ठा कर दिया और बोले देखो मैंने क्या जोरदार काम किया करके। देखो मैंने एक इंडिविजुअल डेफिनेशन लाया या मैंने एक डेफिनेशन बनाया। ऐसे में तो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, यहाँ पे शिवांगी भी अगर चाहे ना तो वो डेफिनेशन बना सकती है। प्रोफेसर हैने नहीं, हम लोग लिखेंगे इन द वर्ड्स ऑफ शिवानी, है ना। ऐसा क्या करना है, फीचर्स को जोड़ना है। बोले एकदम बढ़िया तरीके से जोड़ा कंजक्शन की मदद से और बोले मजेदार डेफिनेशन बन गई। आप सोच के देखो यहाँ पे, है ना, भारी हो सकता है काम। तो प्रोफेसर हैने ने कुछ नहीं किया, फीचर्स को ढूंढा और फीचर्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और बोले मैं एक नई डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। कोई बहुत खास बात नहीं की इन लोगों ने, कोई टेंशन की बात नहीं, है ना। तो अपने को जो याद रखना था अपन ने याद रख लिया क्या? वो तो याद वैसी ही हो जाती, मतलब याद क्या रखना है, वो तो ऐसी ही याद हो जाती है ना। हाँ चलिए, अब मैं चालू करने जा रहा हूं फीचर्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं सर फीचर्स ऑफ द कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, जरा बताइए ना। आ जाओ, हम एक एक चीज को भी देखना चालू करेंगे। फीचर्स ऑफ द कंपनी को हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है। किसको पढ़ना चालू कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ कंपनी को हम लोग यहाँ पे पढ़ना चालू कर रहे हैं।
सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहली चीज कहा जा रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला, जल्दी से बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि ये जो भी व्यक्ति कंपनी को बना रहा है ना, जो भी कंपनी को मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी को बना रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति की आइडेंटिटी और कंपनी की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। क्या कहा मैंने, सभी लोग बताइए? वो व्यक्ति की आइडेंटिटी, सभी लोग बोलेंगे ना, वो व्यक्ति की आइडेंटिटी, वो व्यक्ति की आइडेंटिटी और कंपनी की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। क्या होती है, सभी लोग बोलो? अलग अलग होती है। इसे बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में मतलब कि कंपनी को जो भी लोग बना रहे हैं, मतलब मान लीजिए कल चल के मैं कंपनी डालता हूं आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे केस में कंपनी का अस्तित्व, कंपनी की आइडेंटिटी अलग और मेरी आइडेंटिटी अलग। फिर से कहूंगा, कंपनी की आइडेंटिटी अलग और मेरी आइडेंटिटी अलग मानी जाती है। क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल मानी जाती है। बस इसी चीज को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। देखो, When company is registered, it is clothed with a legal personality। मतलब इसके पास एक, मान लीजिए, सेम पावर आ जाते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ मेंबर्स। मतलब सिंपल सी बात सर ये बोल रहे हो ना आप कि मान लीजिए ये कंपनी है बेटा, है ना, यहाँ पे ये एक कंपनी है और इस कंपनी को फॉर्म किसने किया? इस कंपनी को फॉर्म मैंने किया और मेरे साथ मिलकर मान लीजिए मिस्टर ए ने यहाँ पे फॉर्म किया। हम दोनों, मतलब इनका कहना है कि कंपनी और उसको बनाने वाले जो लोग हैं ना वो अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर इन लोगों को कुछ हो भी जाए ना तो कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है ना, समझिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आईजी सर अलग है और कंपनी जो बनी है यहाँ पे आईजी सर पीपी लिमिटेड, क्या ये आईजी सर पीपी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड जो भी है ये क्या अलग रहने वाली है? क्या? हाँ सर, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। इसे ही बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी। समझे आप बात को? क्या बोलेंगे सभी लोग बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? ओके चलिए दोस्तों, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। कहीं ऐसा ना हो जाए आप चैट में हेडियर हेडियर लिखते रह जाओ और डोली कोई और उठा के लेके चले जाए, है ना। तो आपको फोकस करना होगा ताकि हेडियर भी आप लिखो और डोली भी आप ही उठाओ। आइए फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर। सर मुझे आप एक बात बताइए यहाँ पे और क्या है कंपनी के बारे में, और कंपनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो देखो सिंपल सी बात, इनका कहना है कि कंपनी खुद के नाम पे क्या प्रॉपर्टी ओन कर सकती है? क्या कर सकती है? क्या कंपनी खुद के नाम पे बैंक अकाउंट रख सकती है? क्या? बिल्कुल रख सकती है। क्या कंपनी लोन को रेस कर सकती है? क्या? कर सकती है सर, है ना। उसके अलावा मुझे एक बात बताइए, क्या कंपनी लाइबिलिटीज या कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। कंपनी वो सारी हरकतें कर सकती है जैसा एक पर्सन करता है। क्या कहा मैंने? कंपनी वो सारी हरकतें कर सकती है जैसा एक पर्सन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। चलो ओके सर, परफेक्ट है। चलिए आ जाइए, ध्यान दो, आओ यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला? इट इज अ लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। इट इज अ पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम पर्सनालिटी दोज हु कंपोज इट। मतलब इनका कहना है कि जो व्यक्ति कंपनी को बनाते भी है, कंपोज भी करते हैं ना, उससे भी कंपनी अलग होती है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। मतलब सिंपल सी बात है, जो मेंबर्स है, जो कंपनी को बना रहे हैं ना, वो भी कंपनी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, समझ लीजिए वैसा ही अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब जैसे कि इनका कहना है, ये जो आईजी सर पीपी लिमिटेड है, ये अपने नाम पे क्या प्रॉपर्टी खरीद सकता है? क्या? हाँ सर, प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। क्या ये अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? क्या? हाँ सर, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। क्या ये अपने नाम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? क्या? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है। चिंता की कोई विषय नहीं है इसके अंदर, है ना। तो बस यही वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये सारी चीजें कर सकता है। अब मैं आपको एक केस लॉ बता देता हूं, जो केस लॉ क्या कहता है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। ये कौन से केस लॉ में बोला गया था? मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाले केस में यहाँ पे बोला गया है। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ था इसके अंतर्गत, ठीक है। देखो, एक कंपनी है बेटा, एक यहाँ पे है ना कंपनी है,
और इस कंपनी को बनाया किसने था? इस कंपनी को बनाया था मैकाओरा ने। किसने बनाया था? बोलो, मैकाओरा ने। अब मैकाओरा ने क्या किया, समझिए बात को। धंधा क्या था? धंधा ये था कि मैकाओरा कंपनी को टिम्बर, समझिए बात को, टिम्बर की बात कर रहा हूं बेटा, है ना, टिम्बर एम है वहां पे, और ऐसे केस में यहाँ पे टिम्बर सप्लाई करता था और कंपनी क्या करती थी, इस टिम्बर को सेल करती थी मार्केट में और प्रॉफिट को जनरेट करती थी। पहले मैकाओरा का प्रोप्राइटर बिजनेस था, तो पूरा खुद का धंधा था। अब मैकाओरा ने कंपनी डाल दिया, तो मैकाओरा सप्लाई करता है टिम्बर और कंपनी करती है उसको सेल, क्योंकि मैकाओरा एक अलग पर्सन माना जाता है। तो ऐसे केस में कंपनी अलग होती है और मैकाओरा अलग होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकाओरा कुछ नहीं, एक नॉर्मल क्रेडिटर की तरह है। नॉर्मल क्रेडिटर की तरह उसको अपन लोग उसको देखेंगे, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अब क्या हुआ, ये जो मैकाओरा है ना बेटा, ये जो गुड्स है, गुड्स मतलब कौन है यहाँ पे? टिम्बर एक गुड्स हुए, लकड़ी, टिम्बर, है ना, इसके ऊपर मैकाओरा अपने नाम से इंश्योरेंस लेता है। क्या लेता है? अपने नाम से इंश्योरेंस लेता है। अब मैकाओरा ने क्या किया, इस टिम्बर को कंपनी को दे दिया और वो कंपनी के गोडाउन में बेटा क्या वहां पे वो लकड़ियां पड़ी हुई है, क्या टिम्बर की लकड़ियां? हाँ। और हो क्या जाता है बेटा, हो क्या जाता है, हो जाता है ये कि कंपनी के गोडाउन में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? बोलो, कंपनी के गोडाउन में दोस्तों आग लग जाती है और ऐसे केस में पूरा टिम्बर जल के खाक हो जाता है। मैकाओरा जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहता है कि देखो मेरे नाम पे इंश्योरेंस है, टिम्बर जल गया और आप मुझे इंश्योरेंस का जितना भी मुझे लॉस हुआ है ना, उस लॉस को इंडेमनीफाई करा के दो, मतलब मेरे नुकसान की भरपाई करा के दो। ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करा के दो। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है बेटा मैकाओरा। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का कहना है ये जो टिम्बर है, ये टिम्बर तुमने सेल कर दिया था किसको? कंपनी को। और इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम पे है? इंश्योरेंस पॉलिसी मैकाओरा के नाम पे है। मैकाओरा कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, इस कंपनी को बनाया मैंने है, ये मेरी ही कंपनी है, तुम मुझे इंश्योरेंस दो, मैं कंपनी को पैसा दे दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी कहती है ऐसे कैसे हम आपको दे दे करके, ये तो बहुत ही हो जाएगा, है ना। हाँ, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का कहना है भूल जाओ, क्या कहा था प्रोफेसर हैने ने? सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग पर्सन होते हैं। कंपनी अलग होती है, मेंबर जो उसको बनाते हैं वो अलग होते हैं। तो यहां पे अगर इंश्योरेंस का क्लेम चाहिए तो कंपनी के नाम पे पॉलिसी होनी चाहिए। किसके नाम पे पॉलिसी होनी चाहिए? बोलो, कंपनी के नाम पे पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल होती है क्या? हाँ सर, वो एलिजिबल होती है। इससे इसलिए बोला गया है कि कंपनी के नाम पे ये पॉलिसी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? बोलो, कंपनी के नाम पे ये पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया गया था क्या? नहीं सर, नहीं लिया गया था, क्योंकि पॉलिसी किसके नाम पे थी? मैकाओरा के नाम पे थी। और मैकाओरा ये नहीं बोल सकता कि मैं और कंपनी एक है, वो एक नहीं है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग लोग होते हैं, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। अब दूसरा देखो, यहां पे परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करूंगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेंबर में कम एंड गो, मतलब मेंबर में डाई और चेंज, बट द कंपनी जो है ना बेटा, क्या कंपनी बंद होने वाली है? क्या नहीं, कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वुंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। मतलब कंपनी अगर जलनी है एक्ट के द्वारा तो उसको बंद कराया जा सकता है या उसको वाइंड अप कराया जा सकता है एक्ट के द्वारा ही। मतलब कोई और चीज कंपनी को बंद कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, ऐसा इनका कहना है। पर्सन आएंगे, पर्सन जाएंगे, बट कंपनी चलती रहेंगी, कंपनी चलती रहेंगी, कंपनी चलती रहेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो समझिए बात को, धीरू भाई अंबानी जी ने यहाँ पे क्या किया था? रिलायंस को फॉर्म किए थे। अब ऐसे केस में वो नहीं है, लेकिन आज भी क्या कंपनी चल रही है क्या? हाँ सर, आज भी कंपनी चल रही है। सेम गोज विद द टाटास एंड सेम गोज विद द अदर कंपनीज टू। तो जिन लोगों ने कंपनी को बनाया था, भली आज वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो बनाई गई है कंपनी, क्या वो कंपनी आज भी रन हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल रन हो रही है। उसे क्या बोला जाता है? उसे परपेचुअल सक्सेशन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? बोलो, परपेचुअल सक्सेशन का नाम यहाँ पे दिया जाता है, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं। उसके बाद तीसरी चीज बोली जा रही है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर, जैसे देखो यार, प्रोप्राइटरशिप के केस में
ध्यान दीजिए, मैं बात करूंगा प्रोप्राइटरशिप के केस में। मान लीजिए मिस्टर मामा करके एक पर्सन है, मिस्टर मामा का धंधा यहाँ पे इन्होंने डाल के रखा है। मुझे एक बात बताइए, अगर मिस्टर मामा का धंधा फेल होता है तो ऐसे केस के अंदर जितना भी नुकसान होगा या जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, क्या अपन यहाँ पे, मुझे बताइए, मामा के घर को बेचेंगे क्या? हाँ सर, मामा के घर को बेचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेचेंगे। दूसरी वाली चीज, क्या मामा के बीवी के गहने भी बेच सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बीवी के गहने की बात हो रही है, समझो आप बात को, है ना। चलिए आइए, तो ऐसे केस के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बेच सकते हैं सर, अगर फेल होता है बिजनेस। सर मामा के चप्पल भी बेच डालेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेच डालेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। बिजनेस फेल हुआ तो ऐसे केस में समझना बात को, ऐसे केस में सब कुछ, क्या बोला मैंने, सब कुछ दांव पे लग जाता है प्रोप्राइटरशिप के केस में। लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कंपनी में बिल्कुल नहीं है। कंपनी में ऐसा नहीं है का मतलब क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि ये जो कंपनी है ना, केवल और केवल कंपनी के जितने असेट्स है उतने ही असेट्स को आप सेल कर सकते हो। मतलब सर मुझे आप एक बात बताइए, कंपनी के पीछे ये जो मेंबर है, क्या मेंबर के पर्सनल असेट दांव पे लगेंगे क्या? नहीं सर, पर्सनल असेट दांव पे नहीं लगेंगे। लेकिन मेंबर, ये जो मेंबर है ना, इसने कंपनी से वादा किया था कि मैं 100 शेयर परचेस करूंगा 100 रुपए के, और इसने अभी तक 70 रुपए पे किया है। तो इसको अपन लोग कह सकते हैं, चल तू एक काम कर, 30 रुपए पे कर। समझ रहे? मतलब जो अनपेड लाइबिलिटी है ना, आपके शेयर्स के ऊपर की जो अनपेड लाइबिलिटी है ना, उतना पैसा अपन मांग सकते हैं क्या? उतना पैसा अपन लोग बिल्कुल बिल्कुल मांग सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। उतना पैसा अपन लोग मंगवा सकते हैं इनसे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब क्या कि लाइबिलिटी जो है ना बेटा, वो लिमिटेड है। क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी है लिमिटेड। कितना, कितनी लिमिटेड है बेटा? लिमिटेड है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑन शेयर। जो भी अनपेड वैल्यू है ना शेयर में, मान लीजिए 100 रुपए अगर शेयर की प्राइस है तो 70 रुपए पेड है, तो 30 रुपए अनपेड हुआ। तो अपन लोग बुरे से बुरे हालत में 30 रुपए ही बुला सकते हैं क्या? उससे ज्यादा पैसा बुला सकते हैं क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा पैसा नहीं बुला सकते। ऐसा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में होता है। इन केस ऑफ अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो गारंटी के केस में क्या होता है, यहां पे मेंबर कंपनी से वादा करता है कि अगर कल चल के आप लिक्विडेट हुए, लिक्विडेट होने का मतलब होता है कंपनी वाइंड अप हो रही है, असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करके कंपनी बंद हो रही है, तो कल चल के अगर आप लिक्विडेट होते हो, तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हम आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट, मान लो 10,000 रुपए, मान लो 20,000 रुपए, ऐसा अमाउंट हम आपको देंगे, और आप उतना अमाउंट, तो उतने अमाउंट की लाइबिलिटी, मतलब क्या बोला, जब कंपनी होंगी वाइंड अप, समझिए बात को, जब कंपनी जाएंगी लिक्विडेशन में, तो हम लोग आपको उतने अमाउंट का पैसा देंगे जितनी अमाउंट की गारंटी है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो 10,000, सुनिए बात को, तो 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा, ऐसा बोल के रखता हूं। अगर सामने वाली कंपनी डूबती है तो मैं कहूंगा मुझे 10,000 की लाइबिलिटी आ रही है क्या? हाँ सर, लाइबिलिटी आ रही है सर। लेकिन सामने वाली कंपनी जब डूब रही है तो कंपनी के असेट्स शॉर्ट हो रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए से, उनको चाहिए 1 लाख रुपए की जरूरत, तो मैं 10,000 रुपए दूंगा या 1 लाख रुपए दूंगा? मैं 10,000 रुपए ही दूंगा, क्योंकि जितने का मैंने किया है वादा, उतने की ही लाइबिलिटी आती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेरी नहीं हो रही है। अगर लाइबिलिटी को करना है अनलिमिटेड, मतलब जितने भी डेट्स है, जब तक पूरे डेट्स पे नहीं हो जाते तब तक आपकी लाइबिलिटी आती है। वो कौन से केस में? अनलिमिटेड कंपनी के केस में। बोलो कौन से केस में? अनलिमिटेड कंपनी के केस में वो सारी चीजें आ जाती है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। तो तीसरा पॉइंट क्या था? लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट था। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर आ जाता है। अगर सर लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है तो कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो जितना भी एक पर्सन ने वादा किया उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। और तीसरी वाली चीज क्या कहा है? अनलिमिटेड कंपनी के केस में जितने भी डेट्स है, सारे के सारे डेट्स मुझे क्या 100% पे करना होता है क्या? हाँ सर, पूरे के पूरे डेट्स मुझे 100% यहाँ पे करना होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या बात को सारे के सारे लोग समझे? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे। यस सर, आ जाइए नेक्स्ट वाली चीज। अब बोला जा रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, किसके बारे में बात कर रहा है? बोलो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में बातचीत हो रही है। किसके बारे में बातचीत हो रही है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या कहता है? मैं अगर बातचीत करूं आप लोगों के साथ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का कहना है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं सर, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। बोलिए मुझे, कंपनी क्या
क्या नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं सर, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। अब कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है तो ऐसे केस के अंदर कंपनी क्या क्या कर सकती है? तो मैं अगर बात करूं तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम कर सकती है। मतलब सर इनके पास प्रॉपर्टी होंगी, इनका खुद का बैंक अकाउंट होगा, ये लाइबिलिटीज को इनकर कर सकते हैं, ये लोन्स को रेज कर सकते हैं, इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं कि हाँ बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं जो एक पर्सन करता है। बस जो एक नेचुरल पर्सन करता है, जैसे कि जेल में जाना, ओथ पे लेना, मैरी या प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। कौन सा पर्सन बोला जाता है? बोलो आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का नाम हम लोग उसको देते हैं क्योंकि ये कुछ चीजें कर सकता है जो एक नेचुरल पर्सन करता है और कुछ चीजें नहीं कर सकता, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ वाला पॉइंट आपके साथ कहता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है सर? कॉमन सील का सिंपल सा अर्थ यह है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी को बोला जाता है कॉमन सील। मतलब अगर कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो कंपनी के पास हाथ तो होते नहीं बेटा जिससे वो साइन करे, तो ऐसे केस में बोल रखा है कि ऑफिशियल सिग्नेचर जो ठप्पा होता है कंपनी के नाम का उसे अपन लोग कॉमन सील का नाम देंगे। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी साइन करना चाहती है, फिर से कहूंगा मैं आप लोगों के साथ, कंपनी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी साइन करना चाहती है तो ऐसे केस में सर आप एक बात बता दीजिए, यहाँ पे साइन किसकी मदद से करेंगी? कॉमन सील की मदद से यहाँ पे साइन करेंगी। किसकी मदद से साइन करेंगी? बोलो कॉमन सील की मदद से साइन करेंगे, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। क्या आप बात को समझे क्या? बोलो जल्दी से। यस सर, ओके परफेक्ट है। अब देखो क्या हुआ है। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया। मतलब इन्होंने क्या कहा, देखिए अगर कॉमन सील जो है ना, कॉमन सील हो सकता है आपके पास कॉमन सील हो सकता है आपके पास कॉमन सील नहीं हो। ठीक है, कॉमन सील नहीं है तो कैसे हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे? अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर की मदद से आप इसको ऑथराइज कर सकते हो। कितने? 2 डायरेक्टर। या मान लीजिए आप ऐसा भी कर सकते हो, एक डायरेक्टर है और इसके साथ साथ एक कंपनी सेक्रेटरी है। अगर आपने सीएस को अपॉइंट कर रखा है आपके कंपनी में तो इसकी मदद से भी आप डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। मतलब सर डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर साइन करना है ना तो ऐसे केस में एक तो कॉमन सील से करना, या कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर उसके ऊपर साइन करेंगे। या अगर मान लो आपके पास कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों ने अपॉइंट करके रखा है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी मिलके भी क्या ये सारी चीजें कर सकते हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। समझे क्या आप बात को? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे क्या आप ये सारी चीजों को समझ रहे हैं क्या? है ना? यस सर। सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में बेटा जितने देर गौरव आपने टाइप किया ना उतने देर में अगर आप इसका प्रयोग करते तो आप ही को समझ जाता। सेपरेट लीगल पर्सन का मतलब होता है कंपनी और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, मतलब कंपनी और मेंबर एक नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है कि कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, जैसे एक पर्सन, जैसे एक नेचुरल पर्सन करता है। लेकिन कुछ चीजें नेचुरल पर्सन की वो नहीं कर सकती, इसलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। जैसे कंपनी ये नहीं बोल सकती अरे यार मैं तो दुखी हो गई, अरे यार मैं तो आज थक गई, बहुत काम था करके दिन भर, है ना। तो ये सारी चीजें कंपनी नहीं कर सकती, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर? अब हम लोग आएंगे कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? बोलो जल्दी से। कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट के ऊपर। सर कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट वेल की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है लीगल कंसेप्ट जहां पे कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी के मेंबर्स है उनसे अलग मानी जाती है कंपनी, और कंपनी अलग और उसको बनाने वाले लोग अलग। मतलब सर ये अपन ने पढ़ा ना अभी फीचर, कौन सा फीचर था दोस्तों? ये फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी का। कौन सा फीचर था सभी लोग बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर था जो अपन लोगों ने देखे। तो कॉर्पोरेट वेल एक ऐसा लीगल कंसेप्ट है जहां पे कंपनी को आइडेंटिफाई किया है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी अलग है, मेंबर्स ऑफ कंपनी अलग है और कंपनी अलग है। फिर से कहेंगे हम लोग आप लोगों के साथ, कौन सा बोलिए सर। अपन लोग ये कह रहे हैं कि कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाले जो लोग हैं ना वो अलग अलग पर्सन है। तो इसलिए आपने कभी भी देखा होगा भले बेटा कंपनी सामने से जब भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे कंपनी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सुनिए ना बात को, आईजी सर पीपी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी फॉर्च्यून 500 में अपन अपना रैंक बनाते हुए। ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनिए
मेरा ये कहना है आपके साथ कि अगर ये कंपनी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला जा रहा है बोलो, अगर ये कंपनी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस के अंदर अगर ये कंपनी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कौन व्यक्ति है, एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मैं हूं, है ना, लेकिन सामने नाम किसका आ रहा है, सामने नाम आ रहा है आईजी सर पीपी लिमिटेड। मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कंपनी के साथ कि ये कंपनी मुझे मशीन बना के देंगी और मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में नाम किसका है, आईजी सर पीपी लिमिटेड का, और सामने वाले कंपनी का, ये दोनों का एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक्चुअल में आईजी सर पीपी लिमिटेड के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है, मैं एंटर कर रहा हूं, समझना बात को। लेकिन क्या आपको लगता नहीं क्या सामने एक लीगल पर्दा आ गया, जैसे देखो मान लीजिए एक पर्दा है और इसके सामने ये ना इसी कंपनी है, तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ एक्चुअली ऑपरेट कौन कर रहा है कंपनी को, मैं ऑपरेट कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि ये कॉर्पोरेट वेल का पर्दा आ चुका है, तो आपको ऐसा लगता है डीलिंग आप किसके साथ कर रहे हो, कंपनी के साथ कर रहे हो, जबकि पूरे 100% ट्रांजैक्शन को चला कौन रहा है, मैं उस ट्रांजैक्शन को चला रहा हूं, मैं उस ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर रहा हूं, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं आपके साथ, समझ रहे। लेकिन अब देखो ये तो ठीक है कॉर्पोरेट वेल है, इसलिए ही सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब क्या कि कंपनी और उसको बनाने वाले या उसको ऑपरेट करने वाले लोगों के बीच में गैप है, एक पर्दा है, इसलिए तो सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर दोनों एक हो जाए तो सेपरेट लीगल एंटिटी बचेंगी क्या, नहीं सर। तो मैं अभी जो आपके साथ बात कर रहा हूं वो किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, लिफ्टिंग, कि जहां पे मैं क्या चाहता हूं कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोगों को हम एक मान ले। कभी कभार क्या होता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एक पर्सन हो सकता है ना कंपनी को बोले, कंपनी के बिहाफ में डिसीजन ले कि कंपनी में मैं ड्रग्स बेचूंगा। अब जब पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे मैंने थोड़ी किया, कंपनी ने किया, कंपनी को जेल में डालो, कंपनी को कटघरे आजू बाजू जेल बना दो कंपनी के, और कंपनी को जेल में रखो, कंपनी के एमओए के जो बुक्स है उसको उठा के जेल में पटक दो, ऐसी सारी चीजें करो करके, समझिए। तो यहां पे लॉ ने क्या बोला, हमने जो एक फीचर दे के रखा है कंपनी को ना, कभी कभार इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, कभी कभार सामने वाला व्यक्ति ना इसका एडवांटेज भी ले सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक कंसेप्ट लाना चाहते हैं, हम आपको कुछ ऐसे केसेस बता रहे हैं जहां पे कंपनी और उसको बनाने वाले लोग एक मान लिए जाएंगे, वो पर्दे को उठा दिया जाएगा। पर्दा उठ गया तो मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, कंपनी और परपेचुअल सक्सेस, कंपनी जो है ना, कंपनी और मेंबर एक हो जाएंगे। यानी कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी या लिफ्टिंग वेट ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट यहां पे लागू हो जाता है। मतलब सर क्या बोला जा रहा है, सभी लोग बताइए। मैं ये कह रहा हूं आपके साथ, जल्दी से रिपीट करेंगे, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, उससे एक फीचर आता है कॉर्पोरेट वेल का, जो ये कहता है कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग पर्सन होते हैं। बराबर है, एकदम बराबर है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, कभी कभार एक पर्सन क्या कर सकता है, इसी आड़ में कंपनी के थ्रू गलत गलत काम करवा सकता है। बोले किडनैप करेंगे, कंपनी में रखेंगे, हमने थोड़ी किया, कंपनी ने किडनैप किया, कंपनी के ऊपर गोलीबारी करो। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता। इनका कहना है कि हम फिर क्या करेंगे, ये जो कॉर्पोरेट वेल, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना तुम्हारी, इसको खत्म कर डालेंगे और कहेंगे कंपनी और उसको बनाने वाले लोग एक है करके, ऐसा हम लोग कह देते हैं। ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन कंपनी लिमिटेड का एक जबरदस्त केस लॉ है जो क्या कहता है, समझ लो आप बात को। मैं आपको केस लॉ समझा देता हूं। देखो सैलोमैन करके एक पर्सन था बेटा, इसका बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। अब ये सैलोमैन ने क्या किया, सैलोमैन ने एक दूसरी कंपनी बनाई, या सैलोमैन ने ये बिजनेस के लिए कंपनी बनाई जिसका नाम था सैलोमैन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। और बदले में सैलोमैन ने क्या लिया, बदले में सैलोमैन ने कैश लिया, बदले में सैलोमैन ने शेयर्स लिया, मतलब कि इक्विटी लिया, बदले में सैलोमैन ने डिबेंचर भी लिया। क्या लिया बोलो, डिबेंचर भी लिया। ठीक है सर। अब डिबेंचर जो होते हैं ना, डिबेंचर मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लोन को डिनोट करते हैं बेटा। किसको डिनोट करते हैं बोलो, लोन को डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, अभी तक ठीक है, जान दो ये सब। अब ये जो सैलोमैन कंपनी लिमिटेड है ना बेटा, ये सैलोमैन कंपनी लिमिटेड अपने बिजनेस को रन करती है। क्या करती है, सभी लोग बोलो, ये अपने बिजनेस को रन करती है।
अब ये जो सैलोमैन कंपनी लिमिटेड है ये अपने बिजनेस को रन कर रही है, तो ऐसे होता क्या है, होता ये है बेटा कि कल चल के बिजनेस में डाउनफॉल आता है और ये बिजनेस बंद हो जाता है। और बिजनेस क्या हो जाता है बोलो, बंद हो जाता है। तो इस कंपनी के क्रेडिटर्स का क्या कहना है, क्रेडिटर्स का कहना है कि जब हम लोग लिस्ट देख रहे हैं रीपेमेंट की, तो ऐसे केस में सैलोमैन का नाम ऊपर आ रहा है क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर है, फिर उसके बाद क्रेडिटर आ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर से सैलोमैन का नाम आ रहा है क्योंकि वो क्या है बेटा, क्योंकि वो यहाँ पे शेयर होल्डर भी है ना। तो शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको सबसे आखिरी में पैसा दिया जाता है अगर कंपनी डूबती है। तो सबसे पहले बाहर वालों को पैसा दिया जाता है, फिर क्रेडिटर को दिया जाता है और फिर सैलोमैन मतलब जो ओनर्स है उनको दिया जाता है। अब डिबेंचर होल्डर्स वैसे ट्रीट किए जाते हैं बाहर वाले करके, लेकिन क्रेडिटर्स का ये कहना है डिबेंचर होल्डर्स अगर कोई बाहर वाला थर्ड पार्टी होती तो हम लोग डेफिनेटली अलाउ कर देते, लेकिन यहां पे तो सैलोमैन खुद है, तो ऐसे केस में सैलोमैन को मत दो पैसा, ऐसा डिबेंचर होल्डर का कहना है। क्या दो बोलो जल्दी से, सैलोमैन को मत दो पैसा, ऐसा डिबेंचर होल्डर्स का कहना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। करे क्या ये बताइए, आगे क्या करे करके। आगे ये है कि क्रेडिटर्स का कहना है मत दो सैलोमैन को पैसा, लेकिन यहां पे लॉ क्या कहता है या यहां पे क्या डिसीजन आया, समझिए बात को। डिसीजन यह है कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। अगर उस समय सैलोमैन को डिबेंचर दिया गया था तो ऐसे केस के अंदर उसका जो रैंक है वो ऊपर आने वाला है क्रेडिटर से, और वो डेफिनेटली पहले उसको पेमेंट किया जाएगा, और अगर पैसा बचता है तो क्रेडिटर को, और अगर पैसा बचता है तो फिर बचा हुआ पैसा भी सैलोमैन को मिलेगा। अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर में उसका नाम है तो सारे इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा। समझ रहे आप बात को। ये केस लॉ क्यों दिया गया, ये केस लॉ इसलिए दिया गया जो ये बताता है कि सैलोमैन और सैलोमैन कंपनी लिमिटेड, भली कंपनी को बनाया था सैलोमैन ने, लेकिन इनके बीच में एक सेपरेट पर्दा था, एक कॉर्पोरेट वेल था, जिसके कारण कंपनी और उसको बनाने वाले लोग दोनों क्या अलग अलग माने जाते हैं। क्या, हाँ सर, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। बस उसी के बारे में यहां पे बातचीत की गई थी। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप ये सारे के सारे चीजों को समझे? क्या यस सर, है ना। तो यहाँ पे किसका कहना था, कोर्ट का सिंपल सा बस यही कहना था कि एक डिबेंचर होल्डर को जैसे आप ट्रीट करते हो वैसे ही। अब ये मत देखो आपकी डिबेंचर होल्डर के पीछे सैलोमैन ही है, डिबेंचर होल्डर है ना, वो खत्म हो गई बात, उसकी रैंक ऊपर आने वाली है। बस इतना यहाँ पे कह के छोड़ दिया। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर, एकदम जबरदस्त तरीके से समझे। आ जाइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। क्या कहता है यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे चालू होने जा रहा है कि कब कंपनी और उसको बनाने वाले लोगों को एक मान लिया जाता है, कब इनके बीच में जो लीगल पर्दा है ना, कब उस लीगल पर्दे को उठा दिया जाता है, उसके बारे में अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलिए यस सर। चालू करेंगे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को। सबसे पहला देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है बेटा टू प्रोटेक्ट टैक्स एंड रेवेन्यू। अगर आप अपनी कंपनी चालू करते हो जिससे आप टैक्स की या रेवेन्यू की चोरी का आपका इंटेंशन है, तो हम आपके कंपनी के इस लीगल पर्दे को उठा देंगे और हम मान लेंगे कि ये सारी कंपनी और उसको बनाने वाले जो लोग हैं ना वो एक है करके। मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं आपके साथ। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सुनो। मैं बात कर रहा हूं इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन का मतलब क्या है सुनिए ना। इस पर्सन का नाम क्या है? दिनशा मैनेजी पेटेट। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। अब ये जो पर्सन है ना, इसकी इनकम सुनिए ना बात को। इसकी जो इनकम है ना, ये 10 लाख रुपए की इनकम है। कितने एग्जाम्पल है? 10 लाख रुपए की इनकम है। अब ये जो दिनशा मैनेजी पेटेट है, और अभी स्लैब रेट क्या चल रहा है? अगर 0 से 5 लाख है 10%, और अगर 5 लाख से 10 लाख की आपकी यहाँ पे इनकम है तो ऐसे केस में आपको 20% देना होता है, और 10 लाख से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ऐसे केस में आपको 30% देना होता है। ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है, समझ में आ गया, बढ़िया है सर, सब कुछ एकदम बढ़िया है। देखो अब सुनो बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ। अभी इनकम कितनी है सर? अभी इनकम है यहाँ पे 10 लाख रुपए। 10 लाख के ऊपर 20% मतलब कितना पैसा देना होगा सर? 2 लाख रुपए का टैक्स यहाँ पे देना होगा। किसे टैक्स देना होगा? बोलिए दिनशा मैनेजी पेटेट को। जिसको टैक्स के कैलकुलेशन पता है, मान लो कोई डायरेक्ट मतलब मान लीजिए किसी ने पहले ऐसा देखा तो होशियारी मत मारना, है ना। मैं भी सीईओ, मेरे को भी पता है टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। आपको समझने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फाउंडेशन वाले, आपको नॉर्मल बेटा परसेंटेज नहीं आता तो आपके टैक्स के कैलकुलेशन अभी रहने देना आप थोड़ा, है ना। नॉर्मल
नॉर्मल जैसा है वैसा आप बस पढ़ते हुए चलो यहाँ पे, ठीक है। तो 10 लाख के ऊपर 20% यानी कि 2 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स आ रहा है। अब दिनशा मैनेजी पेटेट क्या सोचता है, एक काम करता हूँ, एकदम एक भारी काम करता हूँ ना करके, एक है ना एक काम करता हूँ, एक मैं कंपनी बनाता हूँ। क्या करता हूँ बोलो सभी लोग, एक मैं ना कंपनी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ सभी लोग बोलो, कंपनी बनाता हूँ। और कंपनी को अपने, मेरे पास क्या है, मेरे पास है ना इन्वेस्टमेंट्स है। वो इन्वेस्टमेंट्स मतलब शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है जिससे मुझे डिविडेंड आता है। तो मैं उतने अमाउंट ऑफ शेयर्स को ट्रांसफर कर देता हूं कंपनी को। क्या बोल रहा हूं मैं, उतने अमाउंट ऑफ शेयर्स को ट्रांसफर कर देता हूं मैं कंपनी को। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना बस। हाँ ये वाला चीज, एक मिनट रुको, ये वाली चीज देखो आप। चलो आ जाओ, ध्यान देंगे, सुनो बात को। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात करो प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू से रिगार्डिंग। आ जाइए यहाँ पे सर, दिनशा मैनेजी पेटेट के केस में आ जाते हैं। दिनशा मैनेजी पेटेट क्या करते हैं, दिनशा मैनेजी पेटेट बेटा एक है ना अलग से कंपनी बनाते हैं। और वो कंपनी में क्या कर रहे हैं समझिए आप बात को। वो कंपनी में दिनशा मैनेजी पेटेट का कहना है कि एक काम करता हूं मैं, उतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देता हूं कि ये कंपनी की, अब मेरी जो इनकम है ना, मेरी इनकम बच जाए 5 लाख रुपए और कंपनी की इनकम बच जाए 5 लाख रुपए। इससे क्या होगा, मेरे इनकम में 10% लगेंगे यानी कि 50,000 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और ये कंपनी के इनकम के ऊपर भी 10% लगेंगे यानी कि 50,000 टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इन टोटल मेरे और कंपनी को मैं मिला भी लू ना तो केवल और केवल कितना, 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि पहले टैक्स कितना देना पड़ रहा था, पहले टैक्स यहां पे 2 लाख रुपए देना पड़ रहा था। ऐसा दिनशा मैनेजी पेटेट का सोचना था। सर अब आप एक बात बताइए, पहले तो इनकम दिनशा मैनेजी पेटेट के पास आ जाती थी पूरी की पूरी, लेकिन अब तो इनकम कंपनी की हो रही है ना। मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, 5 लाख में से इन्होंने 50,000 का टैक्स दे दिया, तो बचा कितना, बचा यहाँ पे 4.5 लाख बचा। कितना बचा बोलो ना, 4.5 लाख बचा। अब ये 4.5 लाख बचा तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी लोन बता देती थी दिनशा मैनेजी पेटेट को 0% के ब्याज से। ऐसा लोन बता देती थी कि हमने 0% के रेट से दिनशा मैनेजी पेटेट को लोन दिया। मतलब दिनशा मैनेजी पेटेट मजे ले रहा है पैसों के, और किसके पैसों के, टैक्स के पैसों के भी मजे ले लिया कि नहीं ले लिया, बोलो जल्दी से। हाँ सर ले लिया। मतलब मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं यहां पे टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को, यहां पे कंपनी और दिनशा मैनेजी पेटेट के बीच में ये जो लीगल पर्दा है, ये पर्दे को उठाना पड़ेगा। बोलो हाँ उठाना पड़ेगा, सभी के सभी लोग बोलो हाँ सर उठाना पड़ेगा। एक बार में ये जो 1 लाख रुपए बचाया, क्या ये गलत था या ये बहुत ज्यादा गलत था? सर ये बहुत ज्यादा गलत था। तो ऐसे केस में अगर कोई भी ऐसा मैटर होता है जिसके अंदर लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज या स्टैम्प्स या पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर इशू होते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं दोस्तों कि प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू के केस में, प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू के केस में लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है। क्या होता है बोलो सभी लोग, जल्दी से बोलिए। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है।
मतलब यहाँ पे कंपनी और उसको बनाने वाले लोगों को एक मान लिया जाता है। मतलब हम लोग क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कंपनी की 5 लाख की इनकम और दिनशा बनर्जी पेटेंट के 5 लाख की इनकम ये एक ही पर्सन की है, यानी कि 10 लाख, यानी कि 20% इसके ऊपर लगाओ और 2 लाख रुपए टैक्स वसूल लो, ऐसा अपन लोग यहाँ पे कहेंगे। समझ गए? बोलो जल्दी से, कमेंट करके सारे लोग समझ रहे हो क्या? अगर आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, वीडियो को लाइक करेंगे, समझो। चलो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो। ओके, मैंने कहा ना आपको, मैं भाई साहब ऐसे कैसे लाइक नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा अगर के लाइक, है ना? हाँ। ओके चलो आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी से, मुझे आगे बढ़ू क्या? हाँ सर आइए आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता हुआ, पहला पॉइंट यहाँ पे समाप्त हो गया। चलो चलो चलो, है ना, आ जाइए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा मैं। अच्छा, ये केस लॉ को याद रखना, दिनशा बनर्जी पेटेंट वाला। दूसरा देखो क्या, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन वेदर एनिमी और फ्रेंड, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ना चालू कर रहे हैं। सर इसके अंदर कौन सा केस लो है? डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर क्या क्या है जरा समझाइए, बात ध्यान दीजिएगा, सुनो बात को, है ना, अच्छे से फोकस करना बेटा। ये है बेटा कंट्री, कंट्री जी, और ये है कंट्री बी, और ये है कंट्री जी। सुनो, कंट्री बी के अंदर एक कंपनी है, कंपनी का नाम दे देता हूं मैं एक्स, ठीक है, और दूसरी कंपनी है वाई। अब ये एक्स कंपनी जो है ना, एक्स कंपनी वाई कंपनी को गुड्स सप्लाई करती है। गुड्स में क्या होते हैं? टायर सप्लाई करती है। और ये जो वाई कंपनी है बेटा, ये वाई कंपनी इसके अभी तक पैसे नहीं देती है, पैसे अभी तक नहीं दिए, यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या क्रेडिट सेल हुआ है? हाँ सर, क्रेडिट सेल यहाँ पे हो गया है। वाई कंपनी की खास बात क्या है? वाई कंपनी में टोटल 100 शेयर होल्डर्स है, जिसमें से 99 जो शेयर होल्डर्स है ना वो बाहर के कंट्री जी के, और उसमें से एक जो शेयर होल्डर है ना, एक जो शेयर होल्डर है वो है कंट्री बी का। समझना बात को, वो कहाँ का है? वो है कंट्री बी का। क्या बात को समझ गए? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए, बहुत जोरदार, ये तो एकदम समझ में आ गया। तो बेसिकली कंट्री एक्स को अगर मैं देखूं तो कंट्री एक्स वैसे तो कंट्री जी में ही बन सकती थी, लेकिन उनको कंट्री बी में खुद को इनकॉर्पोरेट करना था, इसलिए उनको क्या करना पड़ा? इसलिए उनको झक मार के एक व्यक्ति को लाना पड़ा, यानी एक व्यक्ति कंट्री बी का उनको लाना पड़ा। बी से ब्रिटेन है, जी से जर्मन है, ठीक है, जी फॉर जर्मन, बी फॉर ब्रिटेन, है ना? ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, समझ में आ गया। अब होता क्या है? होता यह है कि यहां पे सुनो ना, होता यह है कि कंट्री जी और कंट्री बी के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है। क्या डिक्लेयर हो जाता है? बोलो जल्दी से, वॉर डिक्लेयर हो जाता है। और सवाल यह बनता है, और समझिए बात को, आप पढ़ते हो कि जब भी आपका किसी कंट्री के साथ वॉर होता है तो वहां के लोग एलियन एनिमी बन जाते हैं, और जब जब दूसरे कंट्री के लोग एलियन एनिमी बन रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं यहाँ पे कि सर उन लोगों के साथ क्या हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं सर, उन लोगों के साथ हम लोग यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? उन लोगों के साथ क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं सर, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है अभी तक। अब होता क्या है, जब एक्स कंपनी जाती है वाई कंपनी के पास, पैसे पैसे पैसे, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, ऐसा कहती है एक्स कंपनी, तो वाई कंपनी का कहना है मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं, तुम तो जर्मन कंपनी हो। एक्स कंपनी का कहना है नहीं नहीं, मैं जर्मन कंपनी नहीं हूं, मैं तो ब्रिटेन कंपनी, आई लव माई ब्रिटेन। समझा बात को? ऐसा बोलते हैं यहाँ पे एक्स कंपनी, देखो मेरा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में भी ब्रिटेन का नाम लिखा हुआ है करके। समझिए आप बात को? वाई कंपनी कहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, और दिल में उतर कर देखा तो क्या नजर आया? 100 में से 99 लोग जर्मन के हैं। समझिए बात को, 99 लोग जर्मन के हैं और एक व्यक्ति ब्रिटेन का है, तो ऐसे कंपनी को मैं कैसे ब्रिटेन कंपनी कह दूं? ऐसे कैसे? आप बताइए मुझे, क्या मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं। सुनिए बात को, मैं नहीं बोल सकता हूं।
यही मैं कहना चाहता हूं आपके साथ कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऐसा हुआ कि अपने को कैरेक्टर ऑफ कंपनी पे डाउट आना चालू हुआ। सुनिए ना बात को, कैरेक्टर ऑफ कंपनी पे डाउट आना चालू हुआ। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, बस यही कहता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। समझ रहे हैं क्या बात को? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से, है ना। शंकर का यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, यहाँ मैं बता क्या रहा हूं, वो शंकर अलग ही वहां पे, है ना। मेरे को अचानक से समझ में नहीं आता, कभी कभार, है ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मत करो, लेकिन कंसेप्ट क्या चल रहा, तुम क्या चल रहे हो और कहां क्या हो रहा है, मतलब अलग ही कुछ, तो भी कोई मेल मिलाप ही नहीं है इसमें, है ना। आइए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग कहेंगे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया जाए। तो हमने देखा कि 99 लोग जर्मन के हैं और एक कंपनी, एक इसका ब्रिटेन के है, तो ऐसे कंपनी को अपन एलियन एनिमी मान लेंगे। और एलियन एनिमी अगर अपन लोग मान लेते हैं तो अपन लोग क्या इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं सर, अपन लोग इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अपन इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या समझे क्या आप बात को? बोलो ना जल्दी से, क्या आप बात को समझ रहे हो क्या? यस सर। तो देखो, इन द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग विद एनिमी देयर वाज अ कंट्रोलिंग वेयर द कंट्रोल ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज दैट द डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्डी, द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल बट रेंट ऑफ द वेल ascertaining whether company is enemy company। मतलब अपन ने देखा ना कि अपन ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखा, तब पता चला कि 100 में से अगर 99 लोग आपके जर्मन के, तो सिंपल सी बात है, ये कंपनी को जर्मन क्यों नहीं घोषित कर देते? कर दो ना इसको घोषित, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गए क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो, समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। तो पहला पॉइंट बोला कैरेक्टर ऑफ द कंपनी को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कंपनी को एनिमी तो नहीं या फ्रेंड है करके, उसको डिटरमाइन करने। दूसरा बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू। क्या बोला जा रहा है? बोलो, प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग बातचीत यहां पे कर रही है। तीसरा मैं बातचीत करूंगा टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। सर, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपका लॉ के द्वारा आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। अगर लॉ ने आपके ऊपर कोई ड्यूटी इंपोज करके रखी है और आप उस ड्यूटी से भागना चाहते हो या आप उस ड्यूटी को अवॉइड करना चाहते हो, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होने वाला है। ये केस लॉ है किसके बीच का? ये केस लॉ यहाँ पे वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनादर। मतलब जो वर्कमैन काम कर रहे थे फैक्ट्री में वर्सेस दैट फैक्ट्री, ये केस लड़ा गया था। क्यों ये केस लड़ा था मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। देखो सारे, अब मैं आपको एक ये चीज बता देना चाहता हूं कि जितना भी नेट प्रॉफिट होता है ना, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर एक परसेंटेज के अमाउंट पे बोनस दिया जाता है। किसको बोनस दिया जाता है बेटा? वर्कमैन को बोनस दिया जाता है। बोलो, किसको बोनस दिया जाता है? वर्कमैन को बोनस दिया जाता है। किसको? वर्कमैन को बोनस दिया जाता है। ठीक है क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया। अब देखो होता क्या है, अब ये जो कंपनी है ना, ये जो यहाँ पे इंडस्ट्री बताई गई है, उस इंडस्ट्री के अमाउंट से यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री होगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, इसके अलावा यहाँ पे परचेस होगा और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे अपन लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम होंगी और उस इनकम के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। बराबर है क्या? यस सर, नेट प्रॉफिट आता है। और इस नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या दिया जाना चाहिए? इस नेट प्रॉफिट के ऊपर बोनस दिया जाना चाहिए। क्या आपने इतना फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है क्या? अगर आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो आपने ये चीज पढ़ी होंगी। फिर इतना तो पता ही है सर, इतना तो हमको आता ही है। प्लीज यार ऐसा भी मत बोलो सर, इतना आता है हमको, है ना। आओ, इतना तो फॉर्मेट रटा है हमने। आइए, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो बोनस के बारे में बात करूंगा मैं। अब ये जो बोनस है ये नेट प्रॉफिट से आ रहा है। क्या नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि किसी कंपनी का डिविडेंड हुआ या इंटरेस्ट इनकम हुआ, क्या ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी क्या? हाँ सर, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। समझिए आप बात को, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। बराबर है, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, ये तो चीजें इंक्लूड होंगी। अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है मित्रों कि यहाँ पे कंपनी चतराई बना करती है, कंपनी निकली लोमड़ी। कंपनी क्या करती है? ये जिससे जो सारे इन्वेस्टमेंट जिससे डिविडेंड वगैरह आ रहा है ना, उसके लिए एक दूसरी कंपनी खोल लेती है, सब्सिडरी कंपनी, और उस कंपनी को अपने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देती है।
अब मुझे एक बात बताइए, ये इन्वेस्टमेंट से जितनी भी इनकम आएंगी, ये इनकम किसकी बनेंगी? ये इस कंपनी की बनने वाली है। और वर्कमैन का यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या रिड्यूस होने वाला है क्या? हाँ सर, वर्कमैन का नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिड्यूस होने वाला है। जब नेट प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो क्या रिड्यूस होगा? तो बोनस भी कम होगा। तो मात्र बोनस को कम करने के लिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक दूसरी कंपनी बनाई, उसको अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए और कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम आपको बोनस कम देंगे। वर्कमैन सोच रहे ऐसा कैसा हो गया, पिछले साल से ज्यादा धंधा था, ज्यादा नेट प्रॉफिट था, फिर भी बोनस कम बन रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है? समझिए बात को। एक आप बोलिए ना मुझे, कैसे कर सकते हैं करके। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उन सबको बचाने के लिए वहां पे मेहुल था। मेहुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। मेहुल कहता है आइला ये लॉजिक है करके, आइला क्या ये लोचा करके रखा है कंपनी ने, अपने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरे कंपनी में, इससे नेट प्रॉफिट कम कर लिया और अब कम बोनस बांटेंगे। मुझे एक बात बताइए, पूरी एडजस्टमेंट सिर्फ क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी ताकि एक लीगल ऑब्लिगेशन आ रहा है, उस लीगल ऑब्लिगेशन क्या था? बोनस देना। उस लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सके, उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए बस इसीलिए क्या हो रहा है, इसलिए बस इसको बनाया जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर लो। मतलब क्या कि ये कंपनी, ये जो दूसरी कंपनी बनी है ना, ये दूसरी कंपनी और ये कंपनी एक है, दो जिसमें एक जान मान लो इसे, और हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर वर्कमैन को क्या पैसा दिया जाएगा? क्या बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा, पर्दे को उठा दिया जाए। समझ रहे हैं आप बात को? पर्दे को उठा दिया जाए, समझे क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मतलब सर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या था समझो, आप बात को ध्यान दो। देखो बहुत भारी चीज, अब आपने आरटीओ सुना होगा है ना, तो वैसे ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन था, ठीक है। तो आरटीओ अपना रहता नहीं है क्या, ट्रांसफर, जो अपना ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसको आरटीओ बोलते हैं। तो आरटीओ ने क्या किया, मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी को है ना, आरटीओ यहाँ पे क्या नहीं दे रहा है, लाइसेंस नहीं दे रहा है कि हम आपको ऑपरेट नहीं करने देंगे एज अ ट्रांसपोर्टर। आप रोड रैश करते हो, फुटपाथ पे गाड़ी चला देते हो, आप ये कर डालते हो, वो कर डालते हो, हम आपको नहीं देंगे लाइसेंस, नहीं देना है लाइसेंस, जो करना है कर लो। ए लिमिटेड कहती है अच्छा बच्चू ऐसा, तो ए लिमिटेड क्या करती है, एक अपनी कंपनी दूसरी क्रिएट करती है बी लिमिटेड नाम से, और बी लिमिटेड नाम से आरटीओ को अप्लाई करती है लाइसेंस के लिए, अप्लाई करती है। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आरटीओ के पास पावर है कि इसके बीच में जो लीगल पर्दा है उस लीगल पर्दे को उठा दिया जाए? हाँ सर, क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड एजेंट की तरह काम कर रहे हैं क्या ए लिमिटेड के? हाँ सर, एजेंट की तरह काम करने वाली है, ये चोरी चोरी चुपके चुपके लाइसेंस लेके, ताकि ए लिमिटेड अपने धंधे को ऑपरेट कर सके, उसके लिए लाइसेंस लिया जा रहा है बी लिमिटेड के द्वारा। बस यही लिखा था, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वर्सेस ब्रिटिश मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ये मान लीजिए अपने जैसे भारत में आरटीओ है, वैसे वहां पे ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन है, और ये कंपनी का नाम है जिन्होंने ये चुट्टे हरकतें करने की कोशिश की थी। तो ऐसे केस में लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को एक मान लिया गया और लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या? हाँ सर, लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। ठीक है सर, समझ गया। अब देखो, कंपनी फॉर्म्ड फॉर द फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, बहुत ही बढ़िया है, ये है बेटा यहाँ पे कौन सा, गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस हॉर्न करके ये केस है। अब सुनिए हुआ क्या, हुआ ये कि गिलफ्रॉड मोटर कंपनी, ठीक है, गिलफ्रॉड मोटर कंपनी ने एक अपने जो वहां पे एम्प्लॉय था हॉर्न करके, उसको निकाल दिया और उसको बोला कि तू सिमिलर नेचर का धंधा नहीं कर सकता जो हमारे कंपनी का है। हॉर्न भी बड़ा चालाक रहा, हॉर्न ने क्या किया, एक कंपनी बनाया, और उस कंपनी में जो शेयर होल्डर है ना बेटा, वो कौन है, हॉर्न की वाइफ है। समझिए अब बात को, वो है हॉर्न की वाइफ को शेयर होल्डर बनाया और सिमिलर नेचर का बिजनेस डाला। क्या डाला बोलो, सिमिलर नेचर का बिजनेस डाला जो कंपनी का था। क्या क्या उठपटांग लोग सोचते हैं, आप सोच के देखिए बस, मतलब केवल और केवल लॉ को तोड़ने के लिए, वो भी कब, आप सोचो ना कितना पुराना केस होगा ये, है ना, उस समय, बस इसलिए क्योंकि अपन लोग फ्रॉड कर पाए या लॉ को
डिफीट कर पाए केवल और केवल बस इसके लिए। समझ रहे हैं आप बात को? केवल और केवल इसके लिए। तो फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट, फिर से कहूंगा मैं आपके साथ, फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। बोलो ना, फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए अगर आप कंपनी बनाओगे, जैसा यहाँ पे किसने बनाया, जैसा यहाँ पे हॉर्न ने बनाया एक कंपनी, तो हम लोग इसके पर्दे को उठा देंगे, हम लोग कहेंगे कि कंपनी और हॉर्न एक है, बजाओ हॉर्न के, है ना। ऐसा हॉर्न है, नाम भी उसका हॉर्न है ना, तो ऐसे केस में बजाओ उसको। तो ऐसा लोग बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं सर, टेंशन की कोई बात अच्छ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गए क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो। बीवी के नाम पे फ्रॉड कर रहा है करके बीवी जेल में जाएंगी, बीवी को जेल में जाने दो, ऐसा कौन बोल रहा है? ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग, है ना। आओ चलो, अब अगर मैं अब मैं अगर कहूँ तो ये सारी चीजें क्या होती है? सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो। तो ऐसे फ्रॉड वगैरह करने के लिए आप कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखो, कॉर्पोरेट वेल को कब कब लिफ्ट करेंगे सर? एनिमी के साथ ट्रेड करने पे, या आप कॉर्पोरेट एंटिटी का प्रयोग करते हो टैक्स को इवेड करने के लिए, या कंपनी को आप फॉर्म कर रहे हो ताकि वो सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट की तरह काम कर सके, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, या वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम सब फ्रॉड या इलीगल पर्पस। तो ऐसे केस के अंदर भी हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाता है, ये भी सर बिल्कुल अलाउड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड नहीं है सर, आप नहीं कर सकते ये सारी। क्या आप कर सकते हो? नहीं सर, ये सारी हरकतें आप नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना है। समझ गया? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया। बोलो 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 जल्दी से, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है सर, है ना। आ जाइए, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर बढ़ना चाहूंगा बेटा मैं, है ना। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर बढ़ना चाहूंगा। क्या आप सो आपको एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे सेशंस होते हैं बेटा, ये अल्टीमेट सीए की वेबसाइट के ऊपर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ultimatece.com के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्सेज के अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीए फाउंडेशन ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर कोई जून 24 वाला स्टूडेंट होता है तो वो सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस के अंदर जा सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट में उसे सर्च करना है बिजनेस लॉस, और अगर वो चाहे तो यहां से एनरोल कर सकता है। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे लाइव और ड्राइव का ऑप्शन। लाइव के केस में क्या होता है कि यहां पे आपको एक व्यू लाइव का मिलता है और रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल हो जाते हैं जिसके आपको 2 व्यूज मिलते हैं, और ड्राइव के केस में तीनों आपको रिकॉर्डेड व्यूज यहां पे मिलते हैं। सर रिकॉर्डेड व्यूज का मतलब क्या होता है? अगर 60 मिनट्स का लेक्चर है तो आप उसको 180 मिनट्स तक देख सकते हो, उसे 3 व्यूज बोला जाता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से विद बुक्स विदाउट बुक्स का ऑप्शन होता है। व्यूज 9 मंथ्स एंड 3 व्यूज है, और यहाँ पे अलग अलग बैचेस है जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइव है तो यहाँ पे बैच से फर्क पड़ता है, रिकॉर्डेड के केस में एज सच बैच से फर्क नहीं पड़ता, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाता है और सीधा आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा एकदम तरीका है। साइट नहीं बोलना है, ultimatece.com, जहां पे आपको हमारी पूरी की पूरी क्लासेस यहां पे अवेलेबल हो जाती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, जो कब होने वाला है बेटा? जो हमारा शाम में होने वाला है आज। तो एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, 4 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट आपका हो चुका है और अभी 3 पार्ट्स इसके बचे हुए। सी यू इन द